हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। आज 9 जून है दोस्तों और आज हम लोग 9 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कर्नाटक के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफार्म बनाया जा रहा है? तो कर्नाटक के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफार्म बनाया जा रहा है? काफ़ी महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे पास हुबली स्टेशन, मैसूर स्टेशन, बल्लारी स्टेशन और बेलगावी स्टेशन। तो ये कहाँ पर बनना है दोस्तों? ये हुबली स्टेशन कर्नाटक पर बनना है। ठीक है, तो कर्नाटक के हुबली स्टेशन पर दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफार्म बनाया जा रहा है। अभी तक जो भारत और दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफार्म था वो कौन था दोस्तों? गोरखपुर रेलवे स्टेशन का था। हुबली जो है दक्षिण पश्चिम रेलवे यानी कि FWR साउथ वेस्ट रेलवे जोन का मुख्यालय है। FWR के प्रवक्ता ने कहा कि जो प्लेटफार्म नंबर 1 की लंबाई है वो 500 मीटर से बढ़ा करके कितनी कर दी जाएगी? 1400 मीटर कर दी जाएगी। और यह जो प्लेटफार्म होगा दोस्तों वह 10 मीटर चौड़ा भी होगा। तो अभी तक जो सबसे लंबा प्लेटफार्म था गोरखपुर का, उसकी लंबाई क्या थी दोस्तों? 1366 मीटर की थी, लेकिन इसकी क्या होने वाली है? 1400 मीटर की होने वाली है। तो ये पिक्चर में दिख रहा है दोस्तों हुबली जंक्शन कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की पुलिस ने स्पंदन अभियान शुरू की है? झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, आंध्र प्रदेश। तो वो दोस्तों कहाँ की शुरू की है? छत्तीसगढ़ जो है राज्य की पुलिस ने शुरू की है। छत्तीसगढ़ की राज्य पुलिस ने स्पंदन अभियान जो है दोस्तों शुरू किया है। इसके तहत क्या करेगी कि राज्य की पुलिस जो है वो आत्महत्या के मामलों की जाँच करने के लिए अपने कर्मियों के मानसिक तनाव और अवसाद की जाँच करेगा। ठीक है, तो जो आत्महत्या के मामले हैं उनकी जांच करने के लिए वो अपने ही कर्मियों के मानसिक तनाव और अवसाद की जांच करेगा। और इस अभियान के तहत दोस्तों संवादात्मक कार्यक्रम, योग सत्र और परामर्श जो है वो आयोजित किए जाएंगे। तो ये है दोस्तों, दिख रहा है आपके मैप में छत्तीसगढ़। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ दिख रहा है दोस्तों। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जो CM हैं दोस्तों इस समय कौन है? भूपेश बघेल हैं, भूपेश बघेल। और कैपिटल क्या है दोस्तों? बिलासपुर रायपुर। ठीक है, चलिए इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था दोस्तों, कर्नाटक की अगर कैपिटल की बात करें तो जानते ही होंगे बेंगलुरु। और CM कौन है दोस्तों? वहाँ पे BS येदियुरप्पा। और कर्नाटक में कुल ज़िलों की संख्या जो है दोस्तों कितनी है? 30। और वहाँ के जो राज्यपाल हैं दोस्तों कौन है? वाजूभाई वाला। ये जो है कर्नाटक का था। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और ऐड कर लीजिएगा। और छत्तीसगढ़ का के CM कौन है? भूपेश बघेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संगठन में भारत में नवाचार इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है? अटल इनोवेशन मिशन के साथ। अटल इनोवेशन मिशन दोस्तों बहुत फेमस है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट जो है IAS में आपके पूछा गया था। तो अटल इनोवेशन मिशन ये चला कौन रहा है दोस्तों? तो ये नीति आयोग द्वारा जो है चलाया जा रहा है। आगे देखते हैं ऑप्शन में, तो कौन जो है इसके साथ जो है सहयोग करने वाला है? नैसकॉम की DFCI या फिर CCI या फिर CSIR। तो कौन करने वाला है दोस्तों? CSIR। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जिसे कि CSIR कहा जाता है, देश के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन यानी कि AIM के साथ जो है वो साझेदारी की है। अब इससे क्या होगा दोस्तों? ये अटल टिंकरिंग लैब्स और जिज्ञासा के बीच सहयोग करके भारत के स्कूलों में छात्रों के बीच समस्या को सुलझाने की मानसिकता जो है वो विकसित की जाएगी। ठीक है, तो मेन चीज़ें ये है। तो जो CSIR है वो अटल इनोवेशन मिशन के साथ जुड़ करके अटल टिंकरिंग लैब और जिज्ञासा के बीच सहयोग करके जो भारत में स्कूलों में छात्रों के बीच समस्या है उसको सुलझाने की मानसिकता जो है वो विकसित करेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण है।
आइए देखते हैं CSIR, तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारत, CSIR। ये दोस्तों जो है इसकी स्थापना जो हुई थी वो सितंबर 1942 में हुई थी। और आपको अटल इनोवेशन मिशन बता दिया कि ये किसके तहत काम करता है दोस्तों, तो ये जो है नीति आयोग ने जो है अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संगठन ने पानी में हाइड्रोजन उत्पादन के लिए कम लागत वाला उत्प्रेरक विकसित किया है? ठीक, पानी में हाइड्रोजन उत्पादन के लिए कम लागत वाला उत्प्रेरक विकसित किया है। ऑप्शन है NaL, दूसरा है CENS, तीसरा है JNCASR और तीसरा है NEIST। तो कौन सा होगा दोस्तों? CENS। इसने जो है पानी में हाइड्रोजन उत्पादन के लिए कम लागत वाला उत्प्रेरक विकसित किया है। अब देखते हैं कि CENS क्या होता है दोस्तों। फुल फॉर्म इसका सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज के जो वैज्ञानिकों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST के एक स्वायत्त संस्थान ने एक उत्प्रेरक के रूप में मॉलिब्डेनम आप लोग कभी सुने होंगे के उपयोग से क्या किया है दोस्तों, पानी से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए कम लागत और कुशल तरीका जो है वो खोज निकाला है। ठीक है, मॉलिब्डेनम के उपयोग से इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से जो है विभाजित पानी हाइड्रोजन की पीढ़ी के लिए एक आशाजनक कदम है, लेकिन ऊर्जा इनपुट की इसमें जो है वो आवश्यकता पड़ती है, जिसे एक उत्प्रेरक का उपयोग करके कम किया जा सकता है। और वो उत्प्रेरक कौन सा प्रयोग होगा? मॉलिब्डेनम प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र, ये जो है दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, काम करता है। तो इस समय जो मिनिस्टर हैं दोस्तों कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, और ये जो CENS है ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये बेंगलुरु में है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस संगठन ने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी PIDF बनाया है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, ICICI या फिर HDFC। तो किसने बनाया है दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक ने बनाया है। आइए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो RBI द्वारा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी PIDF का गठन किया गया है, जो पॉइंट्स ऑफ सेल यानी POS इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करने के लिए क्या करेगा दोस्तों? प्रोत्साहित करेगा। POS यानी पॉइंट्स ऑफ सेल्स, जो आप कार्ड स्वाइप करते हैं दोस्तों, वो होता है। 250 करोड़ रुपए का आरंभिक योगदान जो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा PIDF को दिया जाएगा। इसमें जो आधा कोष होगा वही शामिल होगा, बाकी जो शेष राशि होगी उसका योगदान जो कार्ड जारी करने वाले बैंक हैं या फिर कार्ड नेटवर्क का प्रबंधन करने वाले ऑपरेटर हैं उनके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो 250 करोड़ रुपए का आरंभिक योगदान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है किया गया है। किसके लिए? पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड PIDF का गठन किया गया है। ठीक है, चलिए ये है दोस्तों आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना दोस्तों जानते ही होंगे आप लोग 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका जो पहला जो फाउंडेड किया गया था 1935 में, तो इसका जो प्लेस था वो क्या था दोस्तों? कोलकाता था। बाद में इस समय जो इसका हेडक्वार्टर है वो क्या हो गया है दोस्तों? मुंबई हो गया है। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1935 इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था यानी कि नेशनलाइजेशन वो कब हुआ था दोस्तों? 1 जनवरी 1949 को हुआ था। तो ये बहुत फेमस है, ये आपको याद रखना है। इस समय जो RBI गवर्नर हैं वो मिस्टर शक्तिकांत दास हैं, जो इस फिगर में दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम यानी कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत किस देश से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने हेतु एक नया जो है दिशा निर्देश जारी किया है? तो नेपाल के साथ,
पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, बांग्लादेश के साथ। तो दोस्तों चीन के साथ सटे हुए जो सीमा क्षेत्र हैं उन सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने हेतु जो है नया दिशा निर्देश गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। अब आइए देखते हैं दोस्तों, आजकल जो है सीमा विवाद चीन के साथ बहुत चल रहा है। आप लोग न्यूज़ में, पेपर्स में लगातार देख रहे होंगे। तो ये दोस्तों लद्दाख है। लद्दाख में आपको ये पेंगोंग सो झील दिख रहा होगा। तो ये पेंगोंग सी झील को लेकर के ही आजकल जो है वो मामला बहुत चीन के साथ गर्म है। तो पेंगोंग सी झील के आसपास के जो क्षेत्र हैं उसे फिंगर क्षेत्र कहा जाता है। इसके आसपास के फिंगर क्षेत्र में दोस्तों भारत द्वारा एक महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण किया जा रहा था, जिसका जो है तीखा विरोध जो है वो चीन ने किया। ये जो दिखाया जा रहा है यही जो है क्या है, पेंगोंग सी झील है। जो 5 मई को जो है यहाँ पर झड़प स्टार्ट हुई। ये आपको अगर ऐसे लाइन खींच दें तो ये दोस्तों अक्साई चीन है, जिस पर जो है चीन ने कब्जा जमाया हुआ है। तो पहला जो है 5 मई को झड़प यहाँ पे हुई पेंगोंग सो झील पर जो लद्दाख में है, और दूसरा फिर दूसरी जो झड़प हुई दोस्तों 9 मई को, और वो कहाँ हुई, नाथुला सेक्टर सिक्किम में। ये आपको प्लेस दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर। चलिए, तो ये जो है सीमा विवाद भारत चीन की लगातार 61 सालों से वो बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व महासागर दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो 15 अप्रैल, 20 मार्च, 10 जनवरी, 8 जून। तो कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस। आइए देखते हैं, विश्व महासागर दिवस जो है 8 जून को मनाया जाता है। समुद्र की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति जो है वो लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? 1992 में की गई थी, ठीक। विश्व महासागर जो दिवस मनाने का प्रमुख कारण है वो विश्व में महासागरों के महत्व और उनकी वजह से जो आने वाली चुनौतियां हैं उसके बारे में जागरूकता पैदा करना, और इसके अलावा जो महासागर से जुड़े महत्वपूर्ण पहलू हैं जैसे कि खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता, पारिस्थितिकी संतुलन, सामुद्रिक संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग, जलवायु परिवर्तन आदि पर प्रकाश डालना। तो इसलिए जो है 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। तो 2022 का जो महिला एशियाई कप है उसकी मेज़बानी का अधिकार हाल ही में किस देश को मिला है? ऑप्शन है नेपाल, चीन, रूस, भारत। तो किसे मिला है दोस्तों? वो भारत को मिला है। डिस्क्रिप्शन देखते हैं दोस्तों। एशियाई फुटबॉल परिसंघ यानी AFC ने 1779 के बाद, डेटा याद रखना है, 1779 के बाद जो है पहली बार 2022 में भारतीय महिला एशियाई कप की मेज़बानी जो है का अधिकार भारत को दिया गया है। यह फैसला AFC महिला फुटबॉल समिति के बैठक में लिया गया है, ठीक है। तो 1979 के बाद जो है पहली बार 2022 में जो है वो महिला एशियाई कप की मेज़बानी कौन करने जा रहा है? भारत करने जा रहा है। ये आप पिक्चर देख लीजिए फुटबॉल कप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस युद्धग्रस्त देश में दी जाने वाली सहायता राशि में कटौती करने का निर्णय लिया है? तो युद्धग्रस्त देश है वो दोस्तों जिसमें हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने जो उसकी सहायता राशि दी जाती है उसमें कटौती करने का निर्णय लिया है। तो कौन सा देश है वो? यमन, इराक, ईरान या फिर सूडान। तो वो देश है दोस्तों यमन, ठीक। आइए देखते हैं, युद्धग्रस्त यमन में जो कार्यरत सहायता संगठन हैं उन्होंने यमन की सहायता राशि में कटौती करने के निर्णय पर, यानी कि ऐसे समय में कटौती करने के निर्णय पर हैरानी व्यक्त की है और इसे तत्काल जारी करने की अपील की है, ठीक है। यह निर्णय ऐसे समय में किया गया है दोस्तों जब इस समय आप जानते ही होंगे कि कोरोना वायरस या गृह युद्ध जैसी दोहरी समस्याओं से यमन जूझ रहा है, और ऐसे समय में ये सहायता राशि में कटौती कर ली जाएगी तो जो यमन में संयुक्त राष्ट्र संघ के 75% कार्यक्रम चल रहे हैं वो लगभग 75% कार्यक्रम उसके बंद हो सकते हैं या फिर उनका परिचालन जो है प्रभावित हो सकता है। तो संयुक्त राष्ट्र ने किस युद्धग्रस्त देश में दी जाने वाली सहायता राशि में कटौती करने का निर्णय लिया है? तो वो दोस्तों आप आंसर होगा आपका
यमन। यहाँ पिक्चर में देखते हैं दोस्तों यमन कहाँ है, तो आपका ये है यमन। इसके ऊपर दिख रहा होगा आपको सऊदी अरेबिया। और यमन की जो है जो युद्धग्रस्त या जो संकट है दोस्तों किस कारण है, वो सत्ता संघर्ष को लेकर के है। ठीक है, सत्ता संघर्ष को लेकर के वहाँ आज से नहीं काफ़ी समय से जो है संघर्ष चलता आ रहा है। और यहाँ की जो कैपिटल है आप लोग देख रहे होंगे वो है SANA यानी कि सना, यहाँ की कैपिटल है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जावेद अख्तर को गहन सोच, धर्मनिरपेक्षता तथा मानवीय मूल्यों के विकास में योगदान हेतु किस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है जावेद अख्तर को? तो रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड या फिर संगीत कला निधि अवार्ड, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, दादा फाल्के अवार्ड। तो किससे सम्मानित किया गया दोस्तों? रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से। तो जावेद अख्तर जो है दोस्तों इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। इससे पहले बिल मेहर और क्रिस्टोफर हिचन्स को यह पुरस्कार मिल चुका है। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार को साल 2003 से दिया जा रहा है, जो ब्रिटिश विकासवादी जीव विज्ञानी रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर है। यह पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाता है दोस्तों जो सार्वजनिक रूप से तर्कसंगत, धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों और साइंटिफिक तथ्य को बनाए रखने की घोषणा करता है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन दिया है दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन मैं बना करके आपके लिए लाता हूँ। तो अगर इस डिस्क्रिप्शन को आपको और अच्छे से पढ़ना है या थोड़ा सा आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप जो है इसको नोट कर सकते हैं। अब ये हैं दोस्तों जावेद अख्तर साहब। तो जावेद अख्तर साहब जो है वो पोएट भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, स्क्रीन राइटर भी हैं और लिरिसिस्ट भी हैं, लिरिक वगैरह भी बनाते हैं। ठीक है, चलिए पिछला प्रश्न हमने जो दिया था दोस्तों लास्ट में आपको सॉल्व करने के लिए कि कौन सा देश हाल ही में प्रस्तावित 5G क्लब में शामिल है, तो काफ़ी लोगों ने जो है इसका आंसर दिया है और जितने लोगों ने दिया है वो सही आंसर दिया है। तो जितने भी लोग हैं मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और आंसर दें। ऑप्शन था हमारा चीन, USA, UK या फिर इटली। तो 5G क्लब में कौन शामिल नहीं होगा दोस्तों? तो वो चीन शामिल नहीं होगा। आइए थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं। ब्रिटेन की सरकार ने चीन की दूरसंचार कंपनी हुआवे आप लोग नाम सुन रहे होंगे, जो उपकरण है नेटवर्किंग उपकरण उसके लिए काफ़ी फेमस है हुआवे। तो हुआवे को लेकर के जो है सुरक्षा से जुड़ी दिक्कतें हैं, काफ़ी अभी न्यूज़ में आपको सुनाई पड़ रही होंगी। इसके मद्देनज़र जो है भारत समेत 10 लोकतांत्रिक देशों का 5G क्लब बनाने के लिए अमेरिका से संपर्क किया है। किसने? UK ने। ठीक है, क्लब में दोस्तों जो G7 देश हैं कौन कौन से? ब्रिटेन हैं, अमेरिका हैं, इटली हैं, जर्मनी हैं, फ्रांस हैं, जापान हैं और कनाडा हैं। ये 7 हो गए। इसके अलावा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और भारत, तो कुल मिलाकर के 10 हो गए दोस्तों। ये 10 लोगों का जो है क्लब बनाया जाएगा और इस समूह का लक्ष्य क्या होगा कि 5G उपकरणों के लिए वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्था तैयार करना, ताकि जो अभी चीन पर निर्भरता है वो कम किया जा सके। ठीक है, चीन से कोरोना आने के बाद सभी लोग जो है थोड़ा सा बाइकाट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो खास करके हुआवे को लेकर के कुछ सुरक्षा जो है प्रॉब्लम अभी हाल ही में न्यूज़ में था, तो इसी को लेकर के जो है ये 10 देशों का क्लब बना है ताकि ये जो 5G उपकरण हैं इसके लिए वैकल्पिक जो है आपूर्ति की तलाश किया जा सके और चीन पर जो हमारी निर्भरता है वो कम किया जा सके। आपके लिए प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी संगीत गान को 110 साल बाद राज्य गीत की मान्यता दी है? तो किस राज्य सरकार ने वंदे उत्कल जननी
संगीत गान को 110 साल के बाद राज्य गीत की मान्यता दी है। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास पंजाब, उड़ीसा, बिहार और झारखंड। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों, इसका आप आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इस करंट अफेयर्स का दोस्तों यदि आप PDF पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का जो है वो लिंक दिया गया है। आप उस लिंक पे जो है क्लिक करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ जो भी डेली वीडियो बन रहा है दोस्तों, वहाँ पर इसका PDF आपको मिल जाया करेगा। तो दोस्तों आज 9 जून का करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा।